एवरीवन, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया है। गुड आफ्टरनून सभी को। तो बात हम कर रहे थे ईडियम्स पे। कल वाली क्लास में कुछ ईडियम्स आपको बताए थे। ईडियम्स के क्वेश्चंस जिस तरह से आ सकते हैं, ईडियमेटिक एक्सप्रेशन दे रखा होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपको सेंटेंस में तो यूज़ करके खैर उसको याद रखो, लेकिन एग्ज़ाम के सवाल में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि इस ईडियम का मतलब क्या है इनमें से। ठीक है, तो कुछ और ईडियम्स हैं मेरे पास आपके लिए। जैसे ये एक ईडियम है, टू गेट द विंड ऑफ समथिंग। टू गेट द विंड ऑफ समथिंग। नाउ व्हाट डज दिस idiomatic एक्सप्रेशन मीन? इस idiomatic एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? टू गेट द विंड ऑफ समथिंग। ऑप्शंस को देखिए। टू टेस्ट समथिंग डिफरेंट, कोई अलग प्रकार की चीज को टेस्ट करना। नहीं। टू गो आउट इन ओपन एयर, खुली हवा में बाहर जाना। नहीं। टू गेट वंस शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने हिस्से का प्रॉफिट, अपने हिस्से का लाभ जो है वो मिल जाना, ये भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं ना, किसी बात की भनक लगना। किसी बात की भनक लगना मतलब कोई बात जो आपको पता नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो बात कहीं से सुन ली। ठीक है, तो यू गॉट द विंड ऑफ इट, मतलब सामने वाला इंसान चाहता था कि उसकी ये बात एक रहस्य रहे, लेकिन आपको ये बात पता चल गई, तो यू गॉट द विंड ऑफ इट। बिल्कुल सही, सी सब लोगों का आंसर। रीना, आंचल, शिव कुमार, सी। टू हियर अ सीक्रेट, कोई ऐसी बात सुन लेना, किसी ऐसी बात का पता चलना जिसको रहस्य रखना था। ठीक है ना? तो इसका सेंटेंस बना सकते हैं हम इस तरह से, he did not want anybody, he didn't want anybody to know about his plan, but one of his colleagues got the wind of it. Got the wind of it, है ना? पढ़ो सेंटेंस को। क्या कह रहा है सेंटेंस? सेंटेंस कह रहा है कि वो नहीं चाहता था कि किसी को उसके प्लान के बारे में पता चले, लेकिन उसके कलीग्स में से किसी एक को पता चल गया। वो ये नहीं चाहता था कि उसके प्लान के बारे में किसी को भी पता चले, लेकिन उसके एक कलीग को इस बात की भनक लग गई, उसके एक कलीग को वो जो रहस्य था उसका पता चल गया। वन ऑफ हिज कलीग्स गॉट द विंड ऑफ इट। तो टू गेट द विंड ऑफ समथिंग मीन्स टू हियर अ सीक्रेट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। ये वो इडियम्स हैं जो जनरली एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये, या पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम्स में आते रहते हैं वो। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू किसको कहते हैं? अ बिग डिफीट, बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ी हार नहीं। अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि, ये भी नहीं इसका मतलब। बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर नहीं। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे और अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपको एक झटका लगा। होता ना कि कोई ऐसी खबर मिलती है, किसी ऐसी बात के बारे में हम सुन लेते हैं जो अपेक्षित नहीं थी, जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और अचानक से ऐसा हो गया। तो ऐसी कोई खबर सुनकर हम कहते हैं कि इट इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इट इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऑप्शन ए, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। सडन मीन्स जो अचानक से हुआ, अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना? तो सेंटेंस बना लेते हैं। द न्यूज ऑफ हिज डेथ came as a bolt from the blue.
द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसकी मौत की खबर जो है वो बिल्कुल एक झटके की तरह थी, मतलब हमें उसकी डेथ की खबर सुनकर एक झटका लगा। द न्यूज़ केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, ऐसी हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, ठीक है, और हमें पता चला कि उसकी जो है डेथ हो गई है, तो द न्यूज़ केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इट वॉज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। ये चीज़ सडन थी और अनएक्सपेक्टेड थी। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, once a year, very frequently, regularly, very rarely। इसको आप है ना एडवर्बियल की तरह यूज करते हो इस इडियम को। इफ समथिंग हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका मतलब वो कभी कभार ही होता है, बहुत कम। कुछ चीज़ें आप हमेशा करते हो, कुछ चीज़ें आप अक्सर करते हो, और कुछ चीज़ें आप बहुत कम करते हो, ना के बराबर, कभी कभार ही करते हो, है ना। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली। ऑप्शन डी। If you do something once in a blue moon, or if something happens once in a blue moon, it happens very rarely, बहुत कम frequency के साथ, है ना। जैसे सेंटेंस बना लेते हैं इसका, we go to the cinema, we go to the cinema once in a blue moon, we go to the cinema once in a blue moon। इसका मतलब हम लोग सिनेमा देखने कभी कभार ही जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम सिनेमा गए हों। आमतौर पर हम सिनेमा नहीं जाते, कभी कभार ही हम मूवी देखने के लिए सिनेमा जाते हैं। वी गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। ऑप्शन डी, वेरी रेयरली। टू निप समथिंग इन द बड, अगला इडियम है टू निप समथिंग इन द बड। टू निप समथिंग इन द बड का मतलब क्या होता है? To prevent a small problem before it becomes bigger, to discover something, to solve a difficult problem, या to pay in advance। एडवांस में पे करना नहीं, किसी मुश्किल समस्या को हल करना नहीं, कोई चीज़ जो है उसको खोज लेना, उसकी खोज करना नहीं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को आगे बढ़ने से, विकसित होने से रोकना। मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आगे जाकर, और आपने उसको थोड़े में ही पहचान लिया और उसको आगे बढ़ने से आपने रोक दिया, तो यू निप्ड इट इन द बड। किसी चीज़ को बड में निप करना, इसका मतलब होता है कि किसी समस्या को बढ़ने से रोकना। कोई समस्या जो आगे जाकर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, आपने उसको पकड़ लिया, वहीं पर रोक लिया, तो उसको कहते हैं टू निप समथिंग इन द बड। टू निप इन द बड, टू प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स बिगर। कोई एक प्रॉब्लम जो छोटी प्रॉब्लम है वो बड़ी हो जाए, उससे पहले उसको रोक लेना। टू निप समथिंग इन द बड, टू निप समथिंग इन द बड, है ना। तो सेंटेंस बना लेते हैं, मैनी serious illnesses can be nipped in the bud if they are diagnosed early, if they are diagnosed early। बहुत सारी गंभीर बीमारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है अगर समय पर उनका डायग्नोसिस हो जाए तो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई डिजीज़ जो है वो बहुत मतलब भयानक रूप ले लेती है, बहुत फैल चुकी होती है बॉडी में, क्योंकि टाइम पर उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ। लेकिन अगर उस बीमारी का पहले पता चल गया होता तो उसका समय पर इलाज हो जाता और वो इंसान ठीक हो जाता। तो मतलब आप उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक लेते, ठीक है। यू कुड हैव निप्ड इट इन द बड। तो सेंटेंस कह रहा है कि बहुत सी गंभीर बीमारियों को जो है वो सीरियस होने से, डेवलप होने से रोका जा सकता है अगर उनका टाइम पर
जल्दी डायग्नोसिस हो जाए तो, इफ दे आर डायग्नोज्ड अर्ली, है ना, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। टेंथ का ए। नेक्स्ट है टू टॉक थ्रू हैट। टू टॉक थ्रू हैट। टू टॉक थ्रू हैट मीन्स टू टॉक लाउडली नहीं, जोर जोर से बात करना, जोर जोर से बोलना, ये इसका मतलब नहीं होता है। अब देखो इसका लिटरल मीनिंग तो कुछ निकाल ही नहीं पाओगे। हैट तो वो होता है जो आप पहनते हो सर के ऊपर, तो लिटरली अगर आप इसको इस तरह से वर्ड्स के मीनिंग से इसका मतलब निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि एक इडियम है। तो इसका मतलब लाउडली टॉक करना नहीं होता, पब्लिक में अपनी बात रखना, पब्लिक में अपनी राय जाहिर करना, ये भी नहीं होता। टू एक्सप्रेस वंस व्यूज इन पब्लिक नहीं। टू थिंक डीपली, गहराई से सोचना नहीं, इसका मतलब होता है टू टॉक नॉनसेंस, टू टॉक रबिश, बकवास करना, है ना। कभी कभी कोई इंसान अगर बकवास कर रहा है, उसकी बात का कोई सेंस ही नहीं है, बिल्कुल बेतुकी बात कर रहा है ना, तो उसको कहते हैं कि द पर्सन इज टॉकिंग थ्रू हैट। तो टू टॉक थ्रू हैट मीन्स टू टॉक नॉनसेंस, टू टॉक रबिश, ठीक है, बकवास करना, ऑप्शन सी। I don't understand what he's trying to say. I don't understand what he is trying to say. He's only talking through hat. He's only talking through hat. वो सिर्फ बकवास कर रहा है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। He's only talking through hat, so I don't understand what he's trying to say. तो to talk through hat का मतलब to talk nonsense, to talk rubbish. देखो भाई, इडियम्स हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे होते हैं। अब कोई इसमें से एक या दो इडियम्स ऐसे हैं जो ऐप में किसी क्लास में किसी कोर्स में आपको बता दिए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है, अच्छी बात है, उसको लेके कमेंट मत करो। हमें याद नहीं रहता कि कौन से कोर्स में आपको ये इडियम बताया था। अब इसमें कई ऐसे इडियम्स हैं जो आप लोगों के लिए नए होंगे, उन पर फोकस करो, ठीक है। एक इडियम ऐसा आ जाता है तो तुरंत कमेंट आता है कि सर ये तो क्लास में करवाया था, ठीक है, तो ऐसा मत करो। सारे इडियम्स इंपॉर्टेंट हैं, एक दो ऐसे आ गए जो आपने पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 5 6 ऐसे भी आएंगे जो आपने नहीं पढ़ रखे, तो उनको नोट कर लो, उनको देख लो अच्छे से। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, नटशेल में कोई चीज़ आप अगर किसी को नटशेल में बताते हैं तो इसका मतलब आप वो उसको संक्षेप में बताते हैं, विस्तार से नहीं बताते, संक्षेप में बताते हैं। At one's home, in brief, in a state of confusion, in detail. तो in a nutshell का मतलब in detail नहीं होता, विस्तार से नहीं होता। इसका मतलब in a state of confusion, confusion की हालत में नहीं होता, अपने घर पर नहीं होता। इसका मतलब होता है in brief. At one's home मतलब किसी के घर पे, in brief means संक्षेप में। तो कभी कभी क्या होता है ना, समय की कमी के कारण जो है हम पूरे विस्तार से कोई बात किसी को नहीं बताना चाहते, तो हम उन्हें संक्षेप में बता देते हैं। तो संक्षेप में बताना उसको कहते हैं इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, इन ब्रीफ, ऑप्शन बी, है ना। तो सेंटेंस बना लेते हैं इसका जिससे कि याद रह जाए। He told me the whole story in a nutshell. He told me the whole story in a nutshell. उसने मुझे वो पूरी कहानी नटशेल में बता दी, मतलब उसने पूरी कहानी डिटेल में तो नहीं बताई, लेकिन समय कम था, ठीक है, कहानी उसने मुझे पूरी ही बताई, लेकिन नटशेल में, कम शब्दों में। हाँ, बड़ी बड़ी बातें जो थी कहानी की वो उसने मुझे बता दी, है ना, संक्षेप में उसने मुझे वो सारी कहानी बता दी। He told me the whole story in a nutshell, in a nutshell. I'll explain it to you in a nutshell. I will explain it to you in a nutshell. कभी कभी एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपके पास पूरा टाइम नहीं होता, तो आप कहते हैं
करके मैं तुम्हें नटशेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ नटशेल। फरहा बानो जी, ईडियम देकर मीनिंग पूछें या मीनिंग देकर ईडियम पूछें, बात तो एक ही है ना। आपको ईडियम का मतलब आता है तो क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। कुछ जरूरी नहीं पिछली बार इस तरह से पूछा था तो इस बार भी इस तरह से पूछें। आपको तो ईडियम सीखने हैं, ईडियम का मतलब याद करना है। सवाल चाहे उल्टा पूछे या सीधा, आपको ईडियम का मीनिंग आता है तो आप उसका आंसर दे दोगे ना। ये पूछ ले आपसे 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन से ईडियम का मतलब होता है इन ब्रीफ, तो आप बता दोगे ना कि इन अ नटशेल। तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपको कितने इडियम्स आते हैं, तो आप उस पर फोकस करिए। सवाल चाहे जैसा भी आए, आप इडियम्स को याद करके जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तैयारी जो है परेशान होकर मत करा करो, तैयारी करो उसके मज़े लेते हुए, उसको एंजॉय करके, ठीक है। खुद को जो है पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हुए प्रिपेयर करो। चिंताएं लेके बैठोगे ना कि ये आ गया तो मैं क्या करूँगा, पिछली बार तो ऐसे आया था, है ना, तो इससे आपकी तैयारी जो है उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। तो बिल्कुल खुद को पॉजिटिवली अफर्म करके और प्रिपेयर करो, डर डर के, ठीक है, एकदम चिंता के साथ मत करो प्रिपरेशन अपना, मज़ा नहीं आएगा आपको खुद को भी। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, एट 11 o'clock, 11 बजे नहीं, इन एडवांस, एडवांस में नहीं, आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम, जो टाइम आपने शेड्यूल कर रखा था उसके बाद नहीं। इसका मतलब होता है लास्ट मोमेंट पर, एन वक्त पर। कोई भी काम अगर आप 11th आवर पे करते हो तो इसका मतलब वो एन वक्त पर करते हो। एंड मतलब वो टाइम जो है ना, जैसे आप अपना डिसीजन चेंज कर दिया, आपने कुछ डिसाइड किया था, लेकिन जब उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, जब उस डिसीजन को लागू करने का वक्त आया, तो आपने एन टाइम पर अपना डिसीजन ही बदल दिया कि नहीं अब ऐसा नहीं, ऐसा करूंगा मैं। तो यू चेंज्ड योर डिसीजन एट द 11th आवर, मतलब 11th आवर पर आपने अपना फैसला बदला। जब उस फैसले को लागू करने का वक्त आया तब आपने उसको बदला, तो उसको कहते हैं एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, है ना। तो सेंटेंस है देखो, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ एट द 11th आवर, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ एट द 11th आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 6 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, 6 बजे कोई मीटिंग जो है शेड्यूल्ड थी कि 6 बजे मीटिंग करेंगे हम, और 5:45 पर जो है ये मैसेज आया आपके पास कि मीटिंग तो कैंसिल हो गई। 5:55 पर मैसेज आया कि मीटिंग तो कैंसिल हो गई। तो मीटिंग शुरू होने वाली थी और उसी वक्त आपने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। हाँ, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स कैंसल। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड एट द 11th आवर, मीन्स इट वॉज कैंसल्ड एट द लास्ट मोमेंट। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर मीटिंग को कैंसिल किया गया, एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ समथिंग। नट्स एंड बोल्ट्स, किसी चीज के नट बोल्ट। अब वो नट बोल्ट को हम वैसे उस तरह से लेते हैं, लेकिन इसको जब एक मुहावरे की तरह यूज करते हैं तो नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है कि किसी काम को करने के जो मूल सिद्धांत होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं। कोई भी काम आप करते हो ना, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे बिजनेस चलाना हो, ठीक है, कोई भी काम करना हो, आपको उस काम को करने के जो बेसिक रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। इवन आप अगर गाड़ी भी ड्राइव करते हो तो ड्राइविंग से जुड़ी जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता हैं, तो आप अच्छे से गाड़ी ड्राइव कर पाओगे। तो किसी भी काम को करने के नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है कि उस काम को करने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक मूल सिद्धांत हैं, उनको नट्स एंड बोल्ट्स कहते हैं। तो देख लो ऑप्शंस को, इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं, द जिस्ट ऑफ समथिंग, जिस्ट का मतलब किसी चीज का सार, सारांश नहीं, ये भी इसका मतलब नहीं होता। इसेंशियल पार्ट्स ऑफ समथिंग,
किसी चीज के महत्वपूर्ण भाग, किसी चीज के एसेंशियल पार्ट्स, ये भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। किसी काम को करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जो बेसिक रूल्स हैं, जो प्रैक्टिकल रूल्स हैं, उनको कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। हाँ, द बेसिक रूल्स, द प्रैक्टिकल रूल्स, इनको बोलते हैं द नट्स एंड बोल्ट्स, द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, सेंटेंस बना लेते हैं इसका। His father taught him the nuts and bolts of doing business. His father taught him the nuts and bolts of doing business. उसके पिताजी ने, उसके फादर ने उसे बिजनेस करने के नियम सिखाए। उसके फादर ने उसको बिजनेस करने के नियम सिखाए। बिजनेस करने के जो बेसिक रूल्स हैं वो उसको किसने सिखाए? उसके फादर ने। फादर टॉट हिम द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ डूइंग बिजनेस। आई नो द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अब देखो, वर्डिंग अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, सुरेश कुमार वर्मा ने लिखा फंडामेंटल रूल्स। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने ईडियम जिस किताब से पढ़ा है या जिस डिक्शनरी से पढ़ा है, उस डिक्शनरी में जो शब्द दे रखे हैं उसका मीनिंग बताने के लिए एग्जामिनर भी वही वर्ड यूज़ करेगा। नहीं, एग्जामिनर की वर्डिंग जो है वो अलग हो सकती है, तो आपको वहाँ पढ़कर समझना है। देखो, आप इंग्लिश में उसका जो मतलब जिन शब्दों में याद करके गए हो, एग्जाम में भी वही शब्द ऑप्शन में दिए जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है ना। इतना आपका कॉम्प्रहेंशन होना चाहिए कि आपको वो लाइन पढ़कर उसका मतलब समझ में आए। तो बहुत से स्टूडेंट्स गलती इस वजह से करते हैं कि वो रट के जाते हैं, समझ के नहीं जाते। तो रट के मत जाइए, समझ कर जाइए। एग्जाम में जो है आपको पढ़कर समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बेसिक रूल्स लिखा हो सकता है, फंडामेंटल रूल्स लिखा हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। कुल मिलाकर आपको नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब आता है तो दिए गए ऑप्शंस में से आप उसका उत्तर बता देंगे, ठीक है ना। तो आप उस पर ही फोकस करें और नेक्स्ट ईडियम लेते हैं इसके बाद। A piece of cake. A piece of cake. Something which is very difficult to do, something which is very easy to do, a delicious meal or an unexpected gift. इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? An unexpected gift, ऐसा गिफ्ट जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि कोई दे देगा आपको और आपको वो मिल गया, तो an unexpected gift, ये इसका मतलब नहीं है। A delicious meal, स्वादिष्ट भोजन, ये भी इसका मतलब नहीं है। कोई काम जिसको करना बहुत कठिन हो, ये भी नहीं है। इसका मतलब होता है कि कोई बहुत आसान काम, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा काम जिसे करना बेहद आसान हो, उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग विच इज ईजी टू डू, समथिंग विच इज वेरी ईजी टू डू। कोई ऐसा कार्य जिसको करना बहुत सरल हो, बहुत आसान हो, कठिन ना हो। बी इसका आंसर है, पीस ऑफ केक, है ना। तो ये सेंटेंस देखो, आंसरिंग द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस was a piece of cake. इंटरव्यू दे के आया हूं मैं और इंटरव्यूअर ने मुझसे जो सवाल पूछे वो इतने आसान थे कि मुझे उनका उत्तर देने में कोई मुश्किल नहीं हुई। तो मुझे इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत आसान लगा। मेरे लिए वो एक बहुत आसान काम था। इट वॉज अ पीस ऑफ केक, इट वॉज अ पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू डू। कोई ऐसी चीज़ जिसको करना बहुत आसान हो, उसको कहते हैं पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक।
नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद में, गणेश राठौर, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि कोई रहस्य खोलना, कोई राज जो है उसके ऊपर से पर्दा हटाना, किसी को कोई सीक्रेट बता देना, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अगला इडियम है द टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग किसको बोलते हैं? आइसबर्ग जो है ना, एक बहुत बड़ा, मतलब वो बर्फ का टुकड़ा, बर्फ की चट्टान, उसको आइसबर्ग कहते हैं। ठीक है, तो टिप का मतलब कि जो ऊपर ऊपर से दिखता है वो। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या है? बिग प्रॉब्लम, अ स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम, या यूजफुल सजेशन। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब एक बड़ी समस्या, छोटी समस्या नहीं होता, इसका मतलब कोई उपयोगी सुझाव नहीं होता। यूजफुल सजेशन मीन्स ऐसा सुझाव जो उपयोगी हो। इसका मतलब होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो दिखता है, जो बात नजर आ रही होती है, ठीक है, उससे ज्यादा ऐसी चीज होती है जो हमें उस वक्त दिखाई नहीं दे रही होती। मतलब समस्या का सिर्फ एक भाग, एक हिस्सा ही हमें दिखाई दे रहा होता है, उससे बड़ी समस्या होती है जो हमें नजर नहीं आ रही होती, बाद में पता चलती है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब यही होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम, किसी बड़ी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, कि तुम्हें जो दिख रहा है ना, ये तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है, इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, अभी समस्या का एक और दूसरा पहलू है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको कहते हैं ट्रिप ऑफ द आइसबर्ग। ट्रिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ट्रिप ऑफ द आइसबर्ग का सेंटेंस कैसे बनाओगे? ट्रिप ऑफ द आइसबर्ग, तो सेंटेंस बना लेते हैं। व्हाट दे हैव टोल्ड यू, व्हाट दे हैव टोल्ड यू is only the tip of the iceberg. There are many facts that are still not known to you, that are still unknown to you. कि उन्होंने जो तुम्हें बताया है वो सिर्फ समस्या का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अभी और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनका ज्ञान तुम्हें नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। उन्होंने जो तुम्हें जो जानकारी दी है ना, वो तो एक छोटी सी बात ही बताई है उन्होंने। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान अभी तक तुम्हें नहीं है। तो व्हाट दे हैव टोल्ड यू इज ओनली द ट्रिप ऑफ द आइसबर्ग, इज ओनली द ट्रिप ऑफ द आइसबर्ग। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग विच इज वेरी बिग। ठीक है ना? टू टाई द नॉट, अगला इडियम है टू टाई द नॉट। नॉट को टाई करना, ऐसे देखें तो गांठ बांधना, लेकिन ये इडियम है, मुहावरा है। तो इसका मतलब टू पैक वंस लगेज, अपना सामान पैक करना नहीं होता। टू मेक अ फॉल्स प्रॉमिस, झूठा प्रॉमिस करना, झूठा वादा करना, ये भी इसका मतलब नहीं होता। किसी से कमिटमेंट करना, टू मेक अ कमिटमेंट, ये भी इसका अर्थ नहीं होता। फिर इसका अर्थ क्या होता है? शादी करना, विवाह करना, विवाह रचाना, टू गेट मैरिड। टू टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिड, टू गेट मैरिड। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट आ सकता है। सेंटेंस बना लेते हैं इसका। He tied the knot with his fiancée He tied the knot with his fiancée in his ancestral village yesterday. फियोंसी मतलब मंगेतर,
जिससे सगाई हुई हो, हाँ, उसने अपनी मंगेतर से कल अपने गांव में, अपने पुश्तैनी गांव में शादी की। एंसेस्ट्रल विलेज मीन्स पुश्तैनी गांव, फियांसी मतलब मंगेतर, टाई द नॉट मीन्स शादी करना। तो ही टाइड द नॉट विद हिज फियांसी इन हिज एंसेस्ट्रल विलेज यस्टरडे। ये इसका सेंटेंस हो गया और ये इसका मतलब है टू गेट मैरिड, शादी करना, शादी के बंधन में बंधना, टाई द नॉट। नेक्स्ट है टू हैव अ स्वीट टूथ, टू हैव अ स्वीट टूथ, टूथ माने दांत, हाँ, टू हैव अ स्वीट टूथ। कुछ लोगों को मीठा खाने का शौक होता है ना, मिठाई के शौकीन होते हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई यू हैव अ स्वीट टूथ। यू हैव अ स्वीट टूथ मतलब तुम्हें मिठाई पसंद है, तुम्हें मीठा खाने का शौक है। हाँ, टू हैव अ स्वीट टूथ का मतलब टू बी हंग्री, भूखा होना नहीं। टू हैव अ स्वीट वॉइस, आवाज मधुर होना, स्वीट होना, ये भी इसका मतलब नहीं है। टू टेल लाइज फ्रीक्वेंटली, बार बार झूठ बोलना, ये भी नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है टू बी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, हाँ, मीठे का शौकीन होना, मीठा खाने का शौक होना। टू हैव अ स्वीट टूथ, ऑप्शन बी। ही हैज अ स्वीट टूथ। He always has a box of sweets. He always has a box of sweets beside him. He always has a box of sweets beside him. मिठाई का एक डब्बा हमेशा उसके पास रहता है, उसे मीठा खाने का इतना शौक है। He has a sweet tooth. He always has a box of sweets beside him. इसको कहते हैं टू हैव अ स्वीट टूथ। नेक्स्ट, a stone's throw. Stone's throw. Show of strength, a friendly gesture, a very short distance away, या none of the above. Stone's throw. अब देखो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अब जरा सोचिए कि आप कहीं पर खड़े होकर अगर पत्थर फेंकेंगे, है ना, खड़े होकर पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर कहाँ जाके गिरेगा? ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, आसपास ही कहीं गिरेगा, है ना। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब हुआ कि कोई जगह, कोई चीज अगर बहुत नजदीक है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो उसके लिए ये मुहावरा यूज करते हैं, अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो। तो इसका मतलब शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता है। स्ट्रेंथ मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं होता है। फ्रेंडली जेस्चर नहीं होता है, इसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अवे, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अवे। कोई चीज, कोई बिल्डिंग, कोई जगह, ठीक है, अगर बहुत करीब है, आसपास है, तो इट इज अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। जैसे सेंटेंस बना लेते हैं, द स्कूल is within a stone's throw. The school is within a stone's throw of our house. The school is within a stone's throw of our house का मतलब कि वो स्कूल हमारे घर के बहुत पास है। स्कूल से हमारे घर की दूरी ज़्यादा नहीं है, स्कूल से हमारे घर की दूरी कम ही है। हमारे घर से पत्थर फेंकें तो स्कूल तक जाके गिरेगा। Within a stone's throw of. It means a very short distance away. है ना। तो ये मतलब इंग्लिश की वोकैबुलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश की वोकैबुलरी मैंने पहले बताया था आपको, सिर्फ वर्ड्स याद करने से नहीं होती,
वर्ड्स उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो तो खैर होते ही हैं, लेकिन ये जो मुहावरे हैं, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह, ये इंग्लिश की वोकैबुलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो इसमें आप एक लिमिट ऐसे नहीं कर सकते 40 50 60 कर लिए और फिर उसमें से एग्जाम में आ गए कि भाई इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं। कॉमन यूज़ के जितने भी ईडियम्स हैं जो आमतौर पर अखबारों में, किताबों में पढ़ने को मिल जाते हैं, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब आप उनमें से जितने ज़्यादा याद करके जा सकते हो करके जाओ, ठीक है। उसमें से कोई आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, आ जाते हैं। अगर हम बहुत सारे करके जाते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में करने को मिल ही जाता है। अब आने कितना है यार क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। अब उन 30 क्वेश्चंस में सारे के सारे सवाल ईडियम्स के होंगे नहीं, सारे के सारे सवाल टीचिंग ऑफ इंग्लिश के नहीं होंगे, सारे के सारे सवाल फोनेटिक्स के नहीं होंगे, सारे सवाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नहीं होंगे, है ना। तो क्वेश्चंस तो फिर उस हिसाब से पूछे जाएंगे, है ना। तो हमें टॉपिक पूरा पढ़ के जाना है, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। वो इंपॉर्टेंट बातें, बड़ी बड़ी बातें, काम की बातें, वो हमें सारी पढ़ के याद करके जानी होती हैं, है ना। तो ग्रामर में तो चलो अब कुछ रूल्स में हमने चीज़ों को बांध दिया कि भाई हाँ इतने नियम कर लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। लिंकिंग डिवाइसेस में इतना पढ़ लो, इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, बात जब वोकैबुलरी की आती है, मुहावरों की आती है, वर्ड्स की आती है, तब ऐसा नहीं कर पाते कि इतना कर लो बस, करते रहो बस। हाँ, ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा, पेपर में। चलिए तो नेक्स्ट इडियम लेते हैं इसके बाद, टू हिट द सैक। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक का मतलब होता है सो जाना। टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, मेहनत करना शुरू करना नहीं। टू स्टार्ट बीटिंग समबडी, किसी की पिटाई शुरू करना नहीं। चिल्लाना शुरू करना, टू स्टार्ट शाउटिंग नहीं। इसका मतलब होता है टू गो टू बेड। अगर आप सो जाते हो तो उसको बोलते हैं टू हिट द सैक, टू हिट द सैक, ठीक है। तो I was tired after all that exercise, so I hit the sack early. I hit the sack early, कि वो सारी एक्सरसाइज करके मैं थक गया था, इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। I hit the sack early means I went to bed early. मैं जल्दी सो गया क्योंकि एक्सरसाइज करके मैं थक गया था। Hit the sack means to go to bed. नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद में, टू फील अंडर द वेदर। टू फील अंडर द वेदर, ऑप्शंस को देखिए, टू फील डिसअपॉइंटेड, टू फील इल, टू फील हैप्पी, टू फील कोल्ड। टू फील अंडर द वेदर, वेदर वैसे मौसम को बोलते हैं। अंडर द वेदर फील करने का मतलब क्या होता है? इफ समबडी फील्स अंडर द वेदर, इट मीन्स व्हाट? देखो, इसका मतलब ठंड लगना नहीं होता, इसका मतलब खुशी महसूस करना नहीं होता, इसका मतलब निराशा होना, डिसअपॉइंटेड फील करना, निराश होना, ये भी नहीं होता। इसका मतलब होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगती, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते लेकिन थोड़ा सा लगता है तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा बुखार टाइप की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है आराम करना चाहिए, आज तबीयत थोड़ी सुस्त है। तो जब आपको तबीयत थोड़ी सुस्त लगती है तो उस वक्त यू आर फीलिंग अंडर द वेदर। तो इट मीन्स टू फील इल, टू फील स्लाइटली इल, टू फील इल या टू फील स्लाइटली इल, थोड़ा सा बीमार महसूस करना। टू फील अंडर द वेदर, सिक्स का बी। Mukesh didn't go to school yesterday
as he was feeling a bit under the weather. कल मुकेश स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसकी तबीयत जरा खराब थी। उसकी तबीयत ज़रा ख़राब थी, उसको महसूस हो रहा था कि उसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, इसलिए मुकेश कल स्कूल नहीं गया था। He was feeling a bit under the weather. He was feeling slightly ill. Slightly ill. ठीक है, याद रखना इस इडियम को, मुहावरे को। Just around the corner. Just around the corner. Just around the corner. इसका मतलब क्या होता है? In the same house. इसके वैसे दो मतलब होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, in the same house, उसी घर में नहीं, in the corner, कोने में नहीं, a short duration ago. short duration ago मतलब थोड़ी देर पहले, कुछ वक्त पहले। तो just around the corner का मतलब कुछ देर पहले नहीं होता है, इसका मतलब होता है expected to happen very soon. अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है ना, जैसे योर एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आपके रीट के एग्जाम्स जो हैं कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, हाँ, तो योर एग्जामिनेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो कोई चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है, किसी चीज़ की बहुत जल्दी होने की उम्मीद है, तो उसके लिए ये मुहावरा यूज होता है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो सेंटेंस देखो, माई एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। My exams are just around the corner, so I must study. मेरे एग्जाम्स जो हैं वो बिल्कुल पास हैं, इसलिए मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए। I must study. मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि मेरे एग्जाम्स जो हैं वो अब पास हैं, they are just around the corner. Just around the corner. Next, to make a mountain out of a molehill. To make a mountain out of a molehill. मतलब लगभग इंग्लिश का हर ईडियम जो है ना, उसके जैसा हिंदी में भी मुहावरा होता है, लगभग, सारे तो नहीं लेकिन लगभग। जैसे हिंदी में जो मुहावरे, जो कहावतें हैं, उसकी जगह इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ है, लेकिन फिर उसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करके इंग्लिश में नहीं बोलते, उसको इंग्लिश में अपने तरीके से बोला जाता है। तो हिंदी में हम कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाने का मतलब क्या होता है कि किसी छोटी सी बात को ज़्यादा तवज्जो देना, किसी छोटी सी बात को बड़ा रूप देने की कोशिश करना, उसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। किसी चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, किसी बात को नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन आप उसका मुद्दा बना देते हो, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं कि टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना। ऑप्शंस देखो, टू एक्सप्लेन इन डिटेल, किसी चीज़ को विस्तार में समझाना, विस्तार से नहीं। टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, किसी मुश्किल प्रॉब्लम को हल करना नहीं। टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना नहीं। इसका मतलब है टू मेक अ स्मॉल प्रॉब्लम सीम बिगर, किसी छोटी सी समस्या को बड़ा रूप देने की कोशिश करना, है ना, उसको जानबूझ करके ऐसे दिखाना जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात का मुद्दा बना देना, राई का पहाड़ बनाना, है ना। सेंटेंस बना लेते हैं, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ मत बनाओ। I only asked you to keep quiet. I only asked you to keep quiet. मैंने सिर्फ तुमसे चुप रहने को कहा है, तुम राई का पहाड़ मत बनाओ, इस बात का मुद्दा बनाकर तुम मुझसे लड़ाई मत करो, मैंने तो सिर्फ तुमसे चुप रहने को कहा था, ठीक है ना।
So don't make a mountain out of a molehill. Option A. नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद सेट इन स्टोन. सेट इन स्टोन, मेड इन स्टोन, पत्थर का बना होना, वेरी डिफिकल्ट, मेड इन एंशिएंट पीरियड, अनेबल टू बी चेंज्ड. हिंदी में कहते हैं पत्थर की लकीर. मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है. हाँ, बॉस ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है. तो पत्थर की लकीर होने का मतलब क्या होता है कि उसको बदल नहीं सकते. कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा शेड्यूल, कोई ऐसा कार्यक्रम जो एक बार बन गया फिर उसको बदल नहीं सकते. तो हिंदी में कहते हैं ये पत्थर की लकीर है ना. तो इंग्लिश में उसके लिए कहते हैं इट इज सेट इन स्टोन. तो इफ समथिंग इज सेट इन स्टोन यू कैन नॉट चेंज इट. कोई चीज अगर सेट इन स्टोन है तो इसका मतलब आप उसे बदल नहीं सकते. ठीक है, वो पत्थर की लकीर है. तो मेड इन स्टोन, इसका मतलब पत्थर का बना नहीं होता, इसका मतलब प्राचीन काल में बना नहीं होता, इसका मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता. इसका मतलब ये होता है जिसको बदला नहीं जा सके, जिसको बदलना संभव ना हो, अनेबल टू बी चेंज्ड, सेट इन स्टोन. ठीक है, तो सेंटेंस बना लेते हैं. द शेड्यूल इज नॉट सेट इन स्टोन. We can change it if we want to. ये जो शेड्यूल है ये पत्थर की लकीर नहीं है. हमने जो शेड्यूल बनाया है ऐसा नहीं है कि इस शेड्यूल को बदल ही नहीं सकते. ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम इस शेड्यूल को बदल सकते हैं. ये शेड्यूल पत्थर की लकीर नहीं है. ठीक है ना. द शेड्यूल इज नॉट सेट इन स्टोन, वी कैन चेंज इट. द रूल्स आर नॉट सेट इन स्टोन. ये नियम ऐसे नहीं है कि जिन्हें बदला ना जा सके. इन नियमों को जरूरत पड़ने पर बदल भी सकते हैं, है ना. तो the rules are not set in stone. Means if something is not set in stone, it can be changed. If something is set in stone, you cannot change it. ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, set in stone. Achilles heel. Achilles heel ये आ चुका है पिछली बार, है ना. ये बहुत कॉमन सा आइडियम है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. ये अकीलीज हील का मतलब ऐसी कमजोरी जो इंसान के फेल होने की वजह बन जाए. कमजोरियां, स्ट्रेंथ्स हर इंसान में होती है ना. हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर इंसान में कुछ कमजोरियां, कुछ कमियां होती हैं. लेकिन कोई ऐसी कमजोरी जो आपको सफल होने से रोके, जो आपके फेल होने की वजह बन जाए, उसको कहते हैं अकीलीज हील. क्या कहते हैं उसको? अकीलीज हील. इसका मतलब फेटल इंजरी नहीं होता. फेटल इंजरी मतलब एक ऐसी चोट, ऐसा घाव जो इंसान की जान ले ले. फेटल मतलब जानलेवा होता है. तो अकीलीज हील डजंट मीन अ फेटल इंजरी. इसका मतलब पेनफुल हील. आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है, हील एड़ी को बोलते हैं, तो आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है तो उसको जो है अकीलीज हील नहीं कहते, स्ट्रेंथ को भी नहीं कहते. इसका मतलब होता है वीकनेस विच कैन लीड टू डाउनफॉल. ऐसी वीकनेस जो इंसान के पतन का, उसके फेल होने का कारण बन सकती है ना. सेंटेंस बना लेते हैं. He performs well in almost every subject. He performs well in almost every subject. But mathematics seems to be his Achilles heel. सेंटेंस कह रहा है कि लगभग सारे सब्जेक्ट्स में उसका अच्छा परफॉर्मेंस है. हर सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म करता है, लगभग हर सब्जेक्ट में. ऑलमोस्ट एवरी का मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट्स में. लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जो उसकी कमजोरी नजर आता है. मतलब उसके बाकी के सब्जेक्ट्स में आप परफॉर्मेंस को देखो, मार्क्स को देखो, अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं. तो मैथमेटिक्स जो है उसके फेल होने की वजह बन सकता है. मैथमेटिक्स उसकी कमजोरी दिखाई देती है. मैथमेटिक्स सीम्स टू बी हिज अकीलीज हील. ऑप्शन ए, वीकनेस.
नेक्स्ट है टू बी मेड ऑफ मनी। टू बी मेड ऑफ मनी इट मीन्स टू लेंड समवन मनी, नहीं, किसी को पैसे उधार देना नहीं। टू बी वेरी पुअर, बहुत गरीब होना नहीं। टू बी मनी माइंडेड, मनी माइंडेड होना। मनी माइंडेड वो लोग होता है ना जो हर चीज में अपना फायदा, पैसे का फायदा सोचते हैं कि क्या मुनाफा होगा मुझे, इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं जो हर चीज में मनी का गेन जो है उसको आगे रखते हैं। इसका मतलब होता है बहुत अमीर होना। टू बी मेड ऑफ मनी, हिंदी में बोलें तो पैसे का बना होना। अब पैसे का बना इंसान नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं टू बी मेड ऑफ मनी, इट मीन्स टू बी वेरी रिच, बहुत अमीर होना। ठीक है, तो अब सेंटेंस बना लेते हैं इसका। I cannot buy such an expensive gift. I'm not made of money. मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं खरीद सकता, मैं बहुत अमीर नहीं हूं। I cannot buy such an expensive gift. I'm not made of money. So to be made of money means to be very rich. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इडियम्स थे, इनको याद करना है। इडियम्स मैंने बताया आपको खूब सारे हैं, बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। ठीक है, आप उनमें से कितना याद करके जाते हो वो आपके ऊपर है। हाँ, जैसे एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है ये, टू हैव अ मेमोरी लाइक अ सीव। टू हैव अ मेमोरी लाइक अ सीव। सीव बोलते हैं वो किचन में जो होता है ना जिससे आप आटा छानते हो, आटा छानने की जो छन्नी होती है उसको सीव बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। तो किसी की याददाश्त में, मेमोरी में अगर बहुत सारे सुराख हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसकी याददाश्त कमज़ोर है, उसको बातें याद नहीं रहती, वो भूल जाता है बातों को। तो टू हैव अ मेमोरी लाइक अ सीव का मतलब टू हैव अ पुअर मेमोरी। अब इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आ जाए, टू हैव अ शार्प मेमोरी, टू हैव अ शार्प मेमोरी, to have a poor memory, to be able to memorize quickly, या none of these. टू बी एबल टू मेमोराइज क्विकली का मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत जल्दी याद हो जाती है चीज़ें, तो आप में ये योग्यता है कि आप चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हो, तो उसको बोलेंगे टू बी एबल टू मेमोराइज क्विकली। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है टू हैव अ पुअर मेमोरी। टू हैव अ मेमोरी लाइक अ सिव मीन्स टू हैव अ पुअर मेमोरी, कमज़ोर यादाश्त होना, यादाश्त खराब होना। हाँ, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, I find it very difficult to remember names. मुझे लोगों के नाम याद रखने में दिक्कत आती है क्योंकि मेरी याददाश्त कमज़ोर है। I have a memory like a sieve. I have a memory like a sieve. ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है ना, तो ये थे हमारे इडियम्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स थे। मैंने पहले कहा कि सिर्फ इतने ही इडियम्स होते हैं, ऐसा नहीं है, हम आपको इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, ठीक है, तरीका बता सकते हैं, याद आपको करना है ना। तो मॉडल टेस्ट पेपर्स में, या आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी बुक वगैरह में, किताब वगैरह में से इडियम्स को पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से ज़्यादा इडियम्स को सिर्फ क्वेश्चन वाली अप्रोच लेके मत चलो, याद नहीं रहेंगे। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर सेंटेंस क्यों करवा रहे हो,
ठीक है, तो ईडियम को याद रखना है तो सेंटेंस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वर्डिंग में उलझ जाओगे। वो वर्डिंग नहीं आएगी जो क्वेश्चन में हमने बताई है या जो किताब में दे रखी है। आपको उस ईडियम का मीनिंग आता है तो ही कर पाओगे उसको, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम वर्ड्स। इसलिए मेहनत करो, तरीके से करो, सिर्फ क्वेश्चन वाली अप्रोच लेके मत चलोगे एग्जाम में सवाल कैसा आता है और सिर्फ सवाल ही करना है। ठीक है, अच्छी अप्रोच और अच्छे तरीके से आप अगर काम करेंगे तो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो जरूर मिलेगा, है ना। तो पढ़ना इस तरह से और ईडियम्स को अपने वोकैबुलरी में ऐड करने की कोशिश करना, डेली बेसिस पे ये काम करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।